हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों, इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विस्तार से समझा, उसको आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, 1 घंटे से भी ज्यादा का वो वीडियो है। और दोस्तों, उसमें हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अर्थात रैखिक समीकरणों का असमघात निकाय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है, उसके सारे नियम और साथ ही साथ हमने सवालों को भी हल करके उसमें देखा है दोस्तों। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सभी बेसिक बातें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको शुरुआत में ही उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, अर्थात रैखिक समीकरणों का समघात निकाय। दोस्तों, जब आपके पास रैखिक समीकरणों का निकाय दिया हुआ हो, ऐसा निकाय जिसमें दिए हुए सभी समीकरणों का, ठीक है, दिए हुए सभी समीकरणों का दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड, सब के सब समीकरण जितने आपको दिए हैं सभी के सभी में राइट हैंड साइड में अगर 0 हो तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में ये सिस्टम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम अर्थात समघात निकाय कहलाता है, समीकरणों का समघात निकाय। ठीक है, रैखिक समीकरणों का समघात निकाय कहलाता है। कब? जब दिए हुए सभी लीनियर इक्वेशंस में राइट साइड क्या हो? 0 हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि सर मान लो हमको जितने इक्वेशंस दिए गए हैं, अगर उनमें से मान लो एक आध इक्वेशन या 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन ऐसे दिख रहे हैं जिनमें हमको 0 नहीं बल्कि कोई नॉन जीरो नंबर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा यदि दिए हुए इक्वेशंस में कम से कम एक इक्वेशंस में अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं है बल्कि कोई दूसरा नंबर है, ऐसी स्थिति में वो सिस्टम जो है फिर होमोजेनियस नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? वो तब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा, अर्थात रैखिक समीकरणों का असमघात निकाय कहलाएगा, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम की, इसलिए हमने ऐसा सिस्टम लिया हुआ है जिसमें दिए हुए सभी इक्वेशंस का दायां पक्ष 0 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को इस प्रकार समझाया जाएगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, धैर्य रखिए। भले आपको दिख रहा है कि सर ने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन चिंता ना करें, आपको पूरा का पूरा हिंदी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझाते समय हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करेंगे। एक और खास बात, अगर आपने इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जरूर जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पढ़े हुए हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एशेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, रो रैंक, कॉलम रैंक इत्यादि सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है। उन सभी वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज दिए हुए हैं, आपको टॉपिक्स का क्रम निर्धारण करने में दिक्कत नहीं जाएगी, आपको बस लाइन से सारे वीडियोस देखते जाने हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब आपको ये सारे इक्वेशंस दिए हों, ठीक है, इसको पूरे को देखो अपन ने 1 नाम दिया है। तो दोस्तों, जैसे मैं 1 नाम दिया हूं ना, तो ये पर्टिकुलर किसी एक इक्वेशन के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे के लिए मैं एक साथ क्रमांक 1 दिया हूं, यानी कि अब इतने सारे इक्वेशंस मिलकर के एक सिस्टम बन गया। ठीक है, सिस्टम मतलब होता है जहां पे बहुत सारे समीकरण एक साथ दिए हो तो वो सिस्टम बन चुका है, तो ये सिस्टम 1 कहलाएगा। ठीक है, इस जो क्रमांक 1 में दिया वो इस पूरे सिस्टम के लिए मैं उसको लिखा हूं। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं Ax इज इक्वल टू 0। तो ये कौन है? 0 मैट्रिक्स है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये A कौन है? तो A दोस्तों यहाँ पे आप देखो, सभी इक्वेशंस में आप देखो
कोफिशिएंट्स कौन कौन है, a11, a12, इसी तरीके से a1n। तो ये सब कौन है, ये सब जैसे आपने क्या देखा, पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखे, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखो, a21, a22 और इसी तरीके से a2n, और वैसे इसके भी कोफिशिएंट्स देख लो। तो इन कोफिशिएंट्स को लेकर के ये मैट्रिक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स, या हिंदी में हम कहते हैं गुणांक अवयव। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, ठीक है। तो ये गुणांक अवयव बन गया। कैपिटल एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन या मैट्रिक्स ऑफ अननोन ऐसा बोल सकते हो, या मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियों वाला अवयव है, अज्ञात राशियों का अवयव है। इसमें x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, ये सब कौन है, ये सब अज्ञात राशियां हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बना है। और फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि इनको लेते हुए पूरा जीरो मैट्रिक्स तैयार किया गया है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ax तैयार होगा, और ax को जब आप इस जीरो मैट्रिक्स के बराबर रखोगे, फिर तुलना करोगे पहला को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो ये पूरे समीकरण आपके पास तैयार हो जाएंगे। आपको यकीन है, आप गुणा करके देख लो, इसको ऐसे गुणा करोगे तो क्या होगा, इसको मतलब फर्स्ट रो को इस कॉलम से गुणा करोगे तो क्या होगा, a11 x1, a12 x2, और इसी तरीके से आगे चलते चलते लास्ट में a1n xn, पहला वाला तैयार हो जाएगा। और बराबर के बाद जब जीरो मैट्रिक्स रखोगे, तो जब आप मैट्रिक्स कंपेयर करते हैं ना, पहले वाले का बराबर पहला वाला, तो जब उसका पहला वाला जो पूरा बनेगा उसको जीरो के इक्वेट करोगे, तो ये पहला इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जब गुणा करोगे, गुणा करने के बाद इसके बराबर लिखोगे, कंपेयर करोगे, तो ये पूरी चीजें तैयार हो जाएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस रूप में होगा। जब अपन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो आपको जीरो मैट्रिक्स दिख रहा है, वहां पे जीरो मैट्रिक्स नहीं था, बल्कि एक दूसरा मैट्रिक्स था, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स था वो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में ये जो राइट साइड वाले में है, उसमें जो आपको सिस्टम दिया रहता है, उसमें पूरे के पूरे जीरो हो ऐसा नहीं रहता, ठीक है। कम से कम एक नॉन जीरो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी नॉन जीरो, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होता था। पूरा जीरो हो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पूरा जीरो हो तो फिर वो ये वाला केस है, तो फिर तो ये होमोजेनियस केस हो जाएगा, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तमाम नियम जो था उसको अपन पिछले वीडियो में देखे थे, नॉन होमोजेनियस वाला। इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको अपन देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत ही सरल सा कार्य करना पड़ेगा, और बहुत सरल तरीके से ये सवाल जो है सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये कौन है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स अर्थात गुणांक अवयव, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक मान लीजिए आर है। आर क्या है, इस मैट्रिक्स ए का रैंक है। ए कौन है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स अर्थात गुणांक अवयव, और आर क्या है, उसका रैंक है, ठीक है। चलिए, एन क्या है यहाँ पे दोस्तों, एन क्या है, देख लो यहाँ पे x1 x2 अप टू xn, ये n क्या है, n जो है नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियों की संख्या n है, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला केस देखो क्या लिखा है दोस्तों, यदि r बराबर n है, यानी यदि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, ठीक है, मैट्रिक्स A का जो रैंक है यानी r, यदि वो अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर आता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज के बराबर हमको अगर मिलता है r जो है, ठीक है, देन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, तब इस सिस्टम का एकमात्र हल होगा, और वो एकमात्र हल कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब तुच्छ हल, और तुच्छ हल यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सारे अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू यानी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0 0 0, सबकी वैल्यू 0, सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। कब के केस में, कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में हमको यही एकमात्र सॉल्यूशन मिलेगा, जब r इक्वल n होगा, ठीक है दोस्तों। जब r इक्वल n होगा तब सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, यही एकमात्र हल हमको मिलेगा, और जो कि कैसा हल है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो ये केस में हमको ये इस तरीके से उसका सॉल्यूशन लिखना है दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, चलिए उसको मैं बाद में बताता हूं।
वो बात जो मुझे आपको बताना है उसको मैं ये सेकंड पॉइंट समझाने के बाद फिर बताता हूं, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए, इफ आर इज लेस देन एन, अर्थात यदि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है यदि उसका रैंक एन से कम आ रहा है, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, यानी वेरिएबल्स की संख्या जो है वो एन है, ठीक है। अगर आर इज लेस देन एन अगर आपको मिलता है, ऐसा वाला केस अगर आपको मिलता है, ठीक है, देन सिस्टम हैज एन माइनस आर, यानी दोनों का जितना फासला होगा, एन और आर का जितना अंतर होगा, देन सिस्टम हैज एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी ऐसे सॉल्यूशंस की संख्या जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। और ऐसे सॉल्यूशंस की संख्या रहेगी एन माइनस आर। और इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के अलावा जो अन्य सॉल्यूशंस होंगे उनको इन्हीं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की मदद से ज्ञात किया जा सकता है, तो वो सब लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वाला केस है ना, आर इज लेस देन एन वाला जो केस है जिसमें हमको ये सब मिल रहा है, तो इसमें टोटल मतलब देखा जाए कि आप पूछेंगे कितने सॉल्यूशंस होंगे ये वाले केस में, तो दोस्तों इसमें जो होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। मतलब हलों की संख्या कितनी होगी, अनंततः अनेक हल होगी। उन अनंततः अनेक हलों में से एक हल जो होगा ये भी होगा, यानी कि ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब तुच्छ हल, तुच्छ हल मतलब सारे के सारे वेरिएबल्स जो आपको उस इक्वेशन में दिख रहे हैं सब की वैल्यू 0, तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर मान लो आर इक्वल, पहला अब मैं फिर से वो जो बात आपको बताने वाला था अब मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो चलो मैं उस बात को पहले बता देता हूं, फिर से उसके बाद इन बातों को एक बार और मैं रिपीट करूंगा ताकि आपके मन में अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाए। इतना निश्चिंत मान के चलिए कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आप धैर्य रख के बातों को सुनते जाइए। एक्चुअली क्या बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो किनको पहले बताऊं ऐसे हो जाता है, तो इसलिए आप चिंता ना करो, मैं हर चीज बताते जाऊंगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है ये भी बताया जाएगा, कैसे इसको तैयार करते हैं, बाकी सॉल्यूशंस को कैसे तैयार करते हैं, सब चीज धीरे धीरे अपन सीखेंगे। जो जो पहले दिमाग में आते जा रहा है वो मैं आपको पहले बताते जा रहा हूँ, तो बस आप इस वीडियो को देखते बस जाना है, पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले आप इसको सोचो, ठीक है, इसको समझो पहले, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब होता है तुच्छ हल। ठीक है, तुच्छ हल मतलब किसको बोलते हैं कि जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है दोस्तों, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इसको बोलते हैं अपन तुच्छ हल। ठीक है, अब सुनिए, ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है जिसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है, ये सदैव, ध्यान से सुनिएगा, ये सदैव इस सिस्टम का, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये जो तुच्छ हल है, वो सदैव हमेशा हर हाल में इस होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होता है। चाहे ये वाला केस की बात करो, चाहे ये वाले केस की बात करो, चाहे किसी भी केस, मतलब इन दोनों में से कोई भी केस की बात करो, ये बेचारा हर हाल में सॉल्यूशन होगा ही होगा। यानी चाहे तो आपको ए का रैंक एन के बराबर मिले, चाहे उससे छोटा मिले, मतलब आर इज इक्वल टू एन मिले, चाहे आर इज लेस देन एन मिले, ये बेचारा हमेशा हर हाल में दोनों ही स्थितियों में इस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। इतना आपको क्लियर हो गया, ये सदैव एक सॉल्यूशन होगा। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस सिस्टम सदैव कंसिस्टेंट होता है, अर्थात संगत होता है। ठीक है, संगत और असंगत क्या होता है ये पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया गया, मैं एक बार आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी सिस्टम जो है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको जो भी आपको दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट कब कहलाता है, यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, फिर वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, कितने भी सॉल्यूशन हो, हमको मतलब है कि हाँ भी उसका सॉल्यूशन अगर विद्यमान है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट।
अगर किसी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन अगर विद्यमान नहीं है, तो वो सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, अर्थात असंगत कहलाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, समीकरण का संगत कहलाएगा। संगत कब कहलाएगा? यदि उसका हल विद्यमान हो, कितने भी हल विद्यमान हो, एकमात्र हल विद्यमान हो कि अनंततः अनेक हल विद्यमान हो, वो बात की बात है। हल विद्यमान है तो संगत कहलाएगा, हल विद्यमान नहीं है तो असंगत कहलाएगा, अर्थात इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जब अपन नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में अपने को दोनों प्रकार के केसेस देखने को मिल रहे थे। ऐसे भी अपने पर मतलब नॉन होमोजेनियस यानी पिछले वाले टॉपिक में आप देखे थे, मतलब नॉन होमोजेनियस में आपको ऐसा भी मिल सकता है सिस्टम जो कंसिस्टेंट हो, नॉन होमोजेनियस में आपको ऐसा भी मिल सकता है सिस्टम जो इनकंसिस्टेंट हो। तो उसमें संगत असंगत दोनों प्रकार के हमारे पास, जब हम सवालों को हल कर रहे थे तो हमको दोनों प्रकार के केसेस उसमें देखने को मिले थे। ठीक है, मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से केस वाला हमको अपने को मिल रहा है। वो पिछले वीडियो में आप देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। परंतु परंतु जो होमोजीनियस सिस्टम होता है बेचारा, होमोजीनियस सिस्टम जो है सदैव कंसिस्टेंट होता है, सदैव कंसिस्टेंट होता है, अर्थात सदैव सदैव क्या होता है? संगत होता है। होमोजेनियस सिस्टम का सदैव सॉल्यूशन विद्यमान रहता है, और कोई सॉल्यूशन मिले न मिले, बेचारे का ये ट्रिवियल सॉल्यूशन ये तो सदैव विद्यमान रहता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉलेज की बातें, आप इसको अगर जानेंगे ना आपको सदैव आगे काम आएंगी। सवालों को बनाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सवालों को तो आदमी देखते साथ समझ जाते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप किए गए हैं, वो उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, परीक्षा में बना के आ जाता है और उसका नंबर मिल जाता है। परंतु हमें सारी बातें जाननी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब चीज अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। बीएससी के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे तो आपको वो सारी चीजें जो हम लोग बेसिक तरीके से सीखे होते हैं वो आगे चल करके हमको काम आती है दोस्तों। तो हमने आपको क्या बताया कि नॉन होमोजेनियस में हमको ऐसे भी सिस्टम मिलते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में कुछ ऐसे भी दिखते हैं जो कंसिस्टेंट हो अर्थात संगत हो, और कुछ ऐसे भी दिखते हैं जो इनकंसिस्टेंट हो अर्थात असंगत हो। किंतु होमोजेनियस सिस्टम सदैव सदैव क्या रहता है? संगत रहता है, सदैव संगत रहता है, सदैव कंसिस्टेंट रहता है, अर्थात इसका सॉल्यूशन हमेशा विद्यमान रहता है। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन मिले ना मिले तो कम से कम ये ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि सारे वेरिएबल जीरो, ऐसा सॉल्यूशन तो सदैव रहता ही रहता है। ठीक है, अब ये बात आप लोग समझ गए। अब सुनिए, अब पहले केस में क्या लिखा है? यदि r इक्वल n, यानी यदि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का रैंक है अगर नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज के बराबर है, तो क्या बोल रहा है? देन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तब बोल रहा है कि भैया वो जो सदैव रहने वाला हल है ना, केवल वही एक हल रहता है और इसके अतिरिक्त इसका कोई हल नहीं है, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन ही इसका एकमात्र हल है, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये देखो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो, इसी को अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही इसका इकलौता हल होगा, इसके अतिरिक्त और कोई हल नहीं होगा। ये वाली स्थिति में ना, r इक्वल n वाली स्थिति में। और यदि r इज लेस देन n हो ना, तब इसके साथ साथ मतलब ये वाला यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी ढेर सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। कौन से केस में? ये वाले केस में। ठीक है दोस्तों, उसमें से, ठीक है, बहुत सारे हमको सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, उसमें से n माइनस आर सॉल्यूशंस जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये अपन अभी देखेंगे। n माइनस आर सॉल्यूशंस जो होंगे वो लीनियरली क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, और शेष सभी सॉल्यूशंस को, ठीक है, n माइनस आर सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इसके अलावा बाकी सॉल्यूशंस जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उन बाकी सॉल्यूशंस को इन n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के बदौलत उनको जनरेट किया जा सकता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इन n माइनस आर सॉल्यूशंस जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, उनके अलावा शेष सभी हल जो होंगे यानी बाकी सभी सॉल्यूशंस जो होंगे वो रैखिकता परतंत्र होंगे, अर्थात लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और n माइनस आर सॉल्यूशंस क्या होंगे? रैखिकता स्वतंत्र हल होंगे, अर्थात लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस स्थिति में हमें केवल एकमात्र हल मिलेगा, वो भी कौन सा हल मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेगा। और इस स्थिति में हमें ये ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ हमें
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, अनंतता अनेक अतुच्छ हल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये वाला तो सॉल्यूशन सदा रहेगा ही रहेगा, परंतु ये वाले केस में हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसमें से n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे और बाकी सारे डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अच्छे से अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब इन सवालों को हल करते हैं दोस्तों। अब पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही सरल तरीके से बनेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बड़ा सवाल दिख रहा है, कठिन लग रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप फटाफट आप पहले इस दिए हुए समीकरण निकायेगा आप मैट्रिक्स रूप में उनका रूपांतरण कीजिए, मैट्रिक्स के रूप में लिखिए। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 2 4 माइनस 7 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए बन गया। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कहते हैं या मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब जल्दी से आप क्या कीजिए दोस्तों, जल्दी से आप यहाँ पर इसका रैंक पता कीजिए, और इसका रैंक पता करने के लिए आप इसको एशेलॉन फॉर्म में बदलने का प्रयास कीजिए। तो हम इसको एशेलॉन रूप में बदलेंगे। चलिए, एशेलॉन रूप क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो वीडियो जरूर देखिएगा। हमको इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपने ऊपर वाले रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक राइट साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों इसके ठीक नीचे दिख रहे हैं, हमको इनको राइट साइड करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 is changed by R2 minus R1 एंड R3 is changed by R3 minus 2R1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो चुपचाप माइनस करने से कट जाएगा, मगर ये 2 है, ये 1 है, तो 2 का गुणा करने के बाद इसमें से उसको घटाएंगे तब ये कटेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा। फटाफट से ऑपरेशन लगाते हैं, 1 2 माइनस 2 2 माइनस 1। R2 माइनस R1 कीजिए, 1 में 1 गया शून्य, 2 में 2 गया शून्य, माइनस 1 और ये प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 1, 3 में 2 गया 1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। ठीक है, चलिए अब R3 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, और इधर क्या होगा देखो दोस्तों, माइनस 2R1 कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 4 दैट इज माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो R3 माइनस 2R1 चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, और वैसे यहाँ पे भी 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस 1 है वहां पे, पहले से माइनस है, उसके बाद माइनस 2R1 करोगे तो 2 1 कम 2 प्लस 1 और 2 3, इस तरीके से। चलिए, अभी भी ये एशेलॉन ग्रुप में नहीं बदला है, अभी भी हम इसका रैंक पता करने के लिए हमको और कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। तो R3 इज चेंज बाय R3, अब यहाँ माइनस 3 है, सोचो अगर यहाँ 3 हो जाए तो जोड़ने से कट जाएगा, तो R3 प्लस 3 R2 करेंगे। ठीक है, ताकि 3 देखो माइनस तो पहले चलेगा, इसलिए जोड़ने से हमारा काम चल जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 3 का गुणा करके फिर हम जोड़ देंगे तो वो हट जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा दोस्तों। चलिए, 1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 0 0 1 1 माइनस 1। अब चलिए R3 प्लस 3 R2 कीजिए, 0 0, 3 का गुणा करके जोड़ दो खत्म, 3 का गुणा करके जोड़ दो खत्म, 3 का गुणा करके 3 माइनस 3 खत्म, इस तरीके से होगा दोस्तों। अब आप गौर से देखिए, ये एशेलॉन फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है। एशेलॉन फॉर्म में परिवर्तित होने के पश्चात आप इसमें देखिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे सर नीचे वाली जो रो दिख रही है वो तो जीरो रो है, अर्थात शून्य पंक्ति है। तो नॉन जीरो रोज आपको शुरू की जो 2 रोज दिख रही हैं वो नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज की संख्या 2 है। तो इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके पास रैंक ऑफ ए जो है, ठीक है दोस्तों, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अपन ने लिया, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अपन ने लिया और तुरंत उसका रैंक पहले पता कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे उसी की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत उसी की पड़ती है ना भाई,
ए के रैंक की जरूरत पड़ती है, तो ए का रैंक जो कि हम आर कहते हैं और उसकी वैल्यू अभी 2 आई है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स था, ये उसी का एशेलॉन रूप है। और आप देख सकते हैं कि हमने जब ए को एशेलॉन फॉर्म में बदला तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो कितना दिख रहा है दोस्तों, ये हमको दिख रहा है 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिख रहा है, तो ए का रैंक 2 मिल गया। परंतु यहां पर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो तो देखो, n की वैल्यू अर्थात नंबर ऑफ नोन्स, अज्ञात राशियों की संख्या कौन कौन है भैया, x y z h t है ना भाई। अगर आप बात करें x की, तो यहाँ पर कौन कौन है, x y z h t, सोचो n 5 हो गया, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ स्पष्टतः r इज लेस देन n, क्योंकि r रैंक है जिसकी वैल्यू 2 आई है। n अननोन्स की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या 5 है, r इज लेस देन n वाला केस मिल रहा है, मतलब आपको ये वाला केस मिल रहा है, मतलब समझ जाओ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हमको मिलेंगे। और दोस्तों हमको यहाँ पर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट, कितने रैखिकता स्वतंत्र हल मिलेंगे, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, तो साफ साफ पता चल रहा है n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे देखो n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे है ना भाई, देयरफॉर n माइनस आर दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3। अब आप कहेंगे सर उन तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को हमको ज्ञात करके दिखाइए, हमको उसको ज्ञात करना है, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम उसको ज्ञात करते हैं। ठीक, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस बनाने होंगे दोस्तों। ठीक है, इक्वेशंस बनाने होंगे। दोस्तों गौर कीजिए, ये जो आपने एशेलॉन फॉर्म में लाया है, ये मैट्रिक्स आखिर इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, ये मैट्रिक्स आखिर इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, और ये मैट्रिक्स हमने इन समीकरणों को देखकर तैयार किया है। और जब सीधी सी बात है कि इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ये वाला मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स के बदौलत फिर से उस मतलब उन इक्वेशंस को तैयार कर सकते हैं, जो कि देखो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, ये सिस्टम दिया हुआ है आपको, समीकरणों का सिस्टम दिया हुआ है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म में आपने ये लिखा। अब इसी मैट्रिक्स को आपने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऑब्वियसली बात है, जब हम ये सब ऑपरेशंस लगाते हैं, ये सब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, तो इससे जो भी मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है वो आखिर इस मैट्रिक्स का जो जहां से आपने शुरुआत किया हुआ है उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो जब ये मैट्रिक्स इसका इक्विवेलेंट है, तो सीधी सी बात है कि अब मैं इस मैट्रिक्स को देखते हुए जब समीकरणों को बनाऊंगा तो वो सिस्टम इस दिए हुए सिस्टम के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से माइंड में नोट कर लें। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इक्वेशन कौन कौन बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपके पास अननोन्स है ना दोस्तों, बस उसी को आप यहाँ पे देखते जाओ, गुणा करके लिखते जाओ। 1 को x से गुणा करेंगे तो x, फिर क्या होगा 2y, फिर -2z, वही क्रम रहना चाहिए ना, क्रम देखो x y z s t का क्रम है, तो वही आपको ध्यान रखना है, +2s -t बराबर 0। दूसरा देखेंगे तो शुरू के दो तो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाओ हमको x y वाला खत्म खेल, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, z प्लस s माइनस टी है ना, -1 इंटू टी यानी -t बराबर 0। तो ये आपको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें जरा भी डाउट है ना दोस्तों कि सर ये कैसे लिखा गया है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप चिंता ना करें, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में और समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आप उधर देखिए, थोड़ा और डिटेल में आप समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि सर वो डायरेक्ट लिख दिए हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो चिंता ना करें। देखो ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो आप लाए हो इसी से लाए हो, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट है, ये इक्वेशंस जो थे उससे ये मैट्रिक्स तैयार हुआ है। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स के बदौलत वैसे ही, ठीक है, उस सिस्टम के इक्विवेलेंट हम एक
दूसरा सिस्टम इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के लिए इक्वेशंस क्या क्या होंगे उसको जानने के लिए आप कुछ मत करो, ये मैट्रिक्स लिखो बढ़िया, ये देखो। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखेगा कि भैया ये जो अपने को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अपने पास आया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो है अपने को इक्वेशंस तैयार करने हैं। ठीक है, या इक्वेशंस इस रूप में होंगे हमारे पास। किस रूप में होंगे, तो पहले आप 1 2 -2 2 -1, देखो इसको लिखो 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0, और उसके बाद देखो ना यही वाला रूप है, ये यहाँ पे लिखा था ना मैंने ax = 0, याद करो समझाते टाइम। ठीक है, वही वाला रूप में आपको फिट करना है। ये हो गया आपका a। ठीक है, आप बोलोगे सर a तो ये है, किंतु दोस्तों ये तो a के इक्विवेलेंट है ना भाई, तो हम लोग इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो ये a के इक्विवेलेंट हो गया। x अपने पास वही 6 x y z h t, ठीक है, = 0 0 0 0 0। अब आप सोचो गुणा करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को इस कॉलम से गुणा करोगे तो x + 2y - 2z + 2s - t। ठीक है, वैसे सेकंड रो को इससे गुणा करोगे, चलो गुणा करो, 0 0 हो जाएगा, ये कौन आएगा z + s देखो z + s - t। फिर ये तो सब खत्म, 0 खत्म पूरा 0। ठीक है, अब उधर कौन है 0 0। ठीक है ना भाई, और आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, देखो 3 × 5, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 5, ये कौन है 5 × 1, तो ऑब्वियस सी बात है 3 × 1 का मैट्रिक्स बनना था, और वो बन भी रहा है। आप देख लो इधर का ये 3, उधर का 1, 3 × 1 का बनना है, इधर भी बनेगा, उधर भी 3 × 1 का बनेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, ये तो मैं इसको इतना क्यों लिखा हूँ, ये तो ये अपना कितना आएगा, ये 0 0 0, ये देखो 0 0 0, ये ऐसा, तो ये 0 0 0 हो गया। अब आप तुलना कर लो, तुलना करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, आप खुद सोचो ना, यही तो आएगा ना, यही तो रहेगा, यही तो है। पहले वाले को पहले वाले से तुलना करोगे तो ये मिलेगा, दूसरे वाले को दूसरे वाले से तुलना करोगे तो ये मिलेगा, तीसरा तो 0 है, सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर आपको ये डायरेक्ट लिखते ना बने तो ज्यादा अच्छा है आप इस तरीके से लिखें, ताकि ये एक स्टेप भी आपका 2 स्टेप भी बढ़ जाएंगे और आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पे थ्योरी समझा के लिखेगा कि हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई n - r यानी कि 5 - 2 = 3। ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मेन खेल है। ठीक है, 2 इक्वेशंस आपको मिले हुए हैं। अपन पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लीडिंग अननोन पहले पहचानिए और उन लीडिंग अननोन को कहिए पिवोट वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशंस में आपको लीडिंग अननोन, लीडिंग मतलब सबसे पहले पहले अननोन कौन मिल रहे हैं। ठीक है, लीडिंग अननोन कौन कौन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, और कोई है क्या लीडिंग अननोन। लीडिंग अननोन किसको बोलते हैं, जो भी इक्वेशंस आपको वहां पे उपस्थित दिखाई दे रहे हैं उनमें जो पहला पहला जो आपको अननोन दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं लीडिंग अननोन। तो x और z यहाँ पे लीडिंग अननोन है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अब बचे हुए हैं जो अननोन्स हैं वो सब कहलाएंगे फ्री वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स जेड यहाँ पे कौन है दोस्तों, एक्स जेड जो है वो पिवोट वेरिएबल हो गए, पिवोट वेरिएबल। ठीक है, और कौन कौन फ्री वेरिएबल हो गए बताओ, जो लीडिंग अननोन नहीं है ना वो फ्री वेरिएबल हो गए, कौन कौन, y s t, ये कौन हो गए, ये फ्री वेरिएबल हो गए। तो आप क्या करें दोस्तों, कुछ मत करें, फ्री वेरिएबल को आपको अपनी इच्छा से कुछ वैल्यूज देनी है। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी एक को एक समय पे पहले इसको 1 कर दो, बाकी दोनों को 0 कर दो, फिर इसको 1 कर दो, इन दोनों को 0 कर दो, फिर इसको 1 कर दो, उन दोनों को 0 कर दो। ऐसे कर करके आप ना इन समीकरणों में मान रखिए और इन पिवोट वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। इस तरह से आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और अन्य जो बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो इन तीनों के बदौलत ज्ञात किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिस्टम में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे उसको अपन समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर दोस्तों अब मैं ये वाली चीज मिटा देता हूँ ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों बताया था, ताकि ये दोनों कैसे आए ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो आप चाहें तो यहां तक पहुंचने के बाद ना इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, यानी कि ये सब अच्छे से लिखते हुए फिर आप कंपेयर करके ये वाला तैयार करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
आपको भी कभी डाउट नहीं होगा, सॉल्यूशन भी सिस्टमेटिक दिखेगा, कहीं भी शॉर्टकट टाइप का नजर नहीं आएगा। तो वैसा ही कीजिएगा। यहाँ के बाद ये डायरेक्ट न लिखते हुए यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा, पहले इसके इक्विवेलेंट आप बनाइएगा इक्वेशंस, फिर कंपेयर करके आप यहाँ तक पहुंचिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशंस तैयार करेंगे। ठीक है, आप अपनी इच्छा से वैल्यूज इनको दे सकते हो और इनकी मदद से फिर आपको इनका मान निकालना है। चलिए एक काम करता हूँ, देखो मैं आपको बताया ना, जो आपको फ्री वेरिएबल है ना, उन तीनों में से ना किन्हीं भी दो को जीरो करके किसी एक को वैल्यू दो, फिर नेक्स्ट टाइम में किसी दूसरे को कोई वैल्यू दे दो, बाकी दोनों को जीरो रख दो, फिर तीसरे टाइम में किसी अन्य को वैल्यू दे दो, बाकी दोनों को जीरो रख दो। सबसे बढ़िया पैटर्न है। इस तरह से आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस तैयार हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं y को 1 कह देता हूँ, y इक्वल 1 और s और t को 0 0 ले देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो आप बोलोगे सर 1 each क्यों लिए, कोई दूसरा क्यों नहीं लिए, तो आप अपनी इच्छा से या तो 1 ले लो या तो कोई भी नॉन जीरो स्केलर नंबर कोई भी ले लो। ठीक है, तो मैं सरल रूप में 1 लिया हूं। ठीक है, आप चाहो तो कोई दूसरा नॉन जीरो नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अब भैया इनका करना क्या है, तो सर यहाँ पे इनको रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और वो जो पिवोट वेरिएबल है ना, कौन कौन एक्स और जेड, उनकी वैल्यू पता करेंगे। सीधी सी बात है। तो चलो एस और टी का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एस भी जीरो है, टी भी जीरो, यहाँ रखेंगे तो जेड भी जीरो मिलेगा। तो भैया जेड जीरो मिल गया है ना भैया। और फिर ठीक है ना, यहां रखेंगे तो क्या मिला, जेड अपने को जीरो मिला है, एस और टी तो वैसे ही जीरो अपन लेके चल रहे हैं, तो जेड एस और टी तो वैसे ही जीरो लेके चल रहे हैं, और यहाँ रखे तो जेड जीरो मिल गया, यानी कि जेड एस टी तीनों जीरो हो गया। तो यहाँ जीरो 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 रख देंगे। ठीक है, तो खत्म। तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा, एक्स प्लस 2y, और y की वैल्यू कितनी चुनी है अपन ने, 1, तो y की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, उधर जाके -2 हो जाएगा। और बाकी तीनों तो वैसे ही जीरो हो चुके हैं, क्योंकि एस और टी को तो आपने जीरो चुना है, और एस और टी को जब यहाँ रखेंगे तो जेड का मान जीरो मिल जाएगा, तो जेड का मान जीरो यहाँ रखेंगे, एस और टी जीरो जीरो रखेंगे, तीनों वैसे ही जीरो हो चुके हैं। y का मान आपको 1 रखना है, y का मान 1 रख के 2 1 कम 2 पलटाएंगे तो x का मान -2 मिलेगा। अर्थात देखो एक सेट में बना रहा हूँ सॉल्यूशंस का, x का मान कितना मिला, -2 मिला। ये सब कहाँ पे रखे हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, अभी तक इक्वेशन नंबर नाम दिए क्या, नहीं दिए हैं, तो इसको इक्वेशन 1 इसको 2 बोल देते हैं। तो पुट इन 1 एंड 2, ठीक है, दिस वैल्यूज पुट इन 1 एंड 2, तो रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू 1 आपने रखी है, z की वैल्यू 0 मिली, कैसे मिली, यहां से मिली, कैसे मिली, जब s और t का मान आपने 0 0 रखा तो z की वैल्यू 0 मिली, s और t तो आपने 0 0 खुद चुना हुआ है। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, आप इन्हीं में से ना कौन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फ्री वेरिएबल्स में आपका इच्छा चलेगा, वहां पे आप अपनी इच्छा दौड़ाइए। अब जैसे मैं यहाँ पे y को 1 रखा, इन दोनों को 0 रखा ना, नॉट टेक s इक्वल 1 ले लेता हूँ और y को 0 ले लेता हूँ, t को भी 0 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, s को 1 ले लेता हूँ, अपनी इच्छा से आप, भाई हमको ये काम करना है, किसी एक को ना कुछ वैल्यू देके बाकी दोनों को 0 रखना है, फिर किसी और को वैल्यू देके बाकी दोनों को 0 रखना है, इस तरीके से हमको काम करते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जैसे मैंने यहाँ 1 दिया है, आप कोई दूसरा नॉन जीरो स्केलर कोई भी नंबर दे सकते हो आप। ठीक है, नॉन जीरो कोई भी आप नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो 1 सबसे सरल होता है ना, तो मैंने 1 नाम दिया है। चलिए, तो चलिए 1 अपन उसको वैल्यू दिए हैं, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे एस और टी का मान रखो, चलो एस का मान 1 रखो, टी का मान 0 रखो, तो टी का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एस का मान 1 रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जेड का मान अपन को मिल गया है ना भाई, वी टेक, वी हैव या वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। तो जेड का मान कितना मिला, जेड का मान -1 मिला है, एस का मान 1 रखे हैं, टी का मान 0 रखे हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे रखो सब, है ना भाई, टी का मान तो 0 आप लेके चल रहे थे, तो टी का मान 0 हो गया, एस का मान कितना लेके चल रहे हो, 1, तो ये हो जाएगा, चलो यहाँ पे रफ कार्य में मैं सॉल्व करता हूँ ना, x प्लस y का मान 0 लेके चल रहे हैं, z का मान अपने को -1 मिल गया, तो -1 2 हो जाएगा, s का मान अपन 1 लिए हैं। ठीक है, z का मान अपने को यहाँ से मिला है, उसी को रख रहे हैं ना, पहले s और t का मान यहाँ रखे, s और t का मान रखने के पश्चात z का मान मिलेगा, जो कि वहां रखने के काम आएगा। तो जब वहां रख रहे हैं तो z का जो मान मिला उसको रख रहे हैं, s और t जो आपने रखा हुआ है उसको रख रहे हैं। ठीक है,
और कहाँ है अपन लोग अभी, तो ये y तो 0 हो गया, फिर ये 2, s का मान कितने रखे दोस्तों अपन ने, s का मान 1 रखा है, तो s का मान रखे हैं तो 1 1 2 जा 2, और t कितना रखे हैं, t तो है भैया 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो आप x का मान कितना मिलेगा, -4 मिला है दोस्तों, आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो। ठीक, तो दूसरा सॉल्यूशन का सेट कैसे तैयार होगा, देखो x इक्वल कितना मिला है -4, y इक्वल 0, z इक्वल -1। देखो y ये रखे हैं और इनके रखने से जो आपके पास z मिला, ठीक है, ये अपन रखे, ये रखने से अपने को z मिला कितना, -1। अच्छा ये तो तैयार करते जा रहा था ना मैं, देखो इसी में कंटिन्यू तैयार करता हूँ ना। देखो x इक्वल कितना हुआ -4, y इक्वल कितना हुआ 0, कुछ नहीं है, आपको ये तीनों जो है यहाँ रखना है। अब यहाँ तो केवल एस टी दिखाई दे रहा है, तो एस टी का मान रखे अपन, जेड का मान निकल गया, फिर जेड एस टी तीनों के मान को वहां उठा रख दिए और वाई का भी मान रख दिए। ठीक है, वाई एस जेड टी सब का मान निकाल के एक्स का मान निकाल लिए, तो एक्स का मान कितना हुआ -4, वाई का 0, जेड का -1, एस का 1, टी का 0। ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। इसी तरह से आपको तीसरा सॉल्यूशन निकालना है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, बताओ, अब अपन ना y को भी 0 रखते हैं, ऐसे लिखते हैं नॉट टेक y को 0, s इक्वल 0 एंड t इक्वल 1 ले लो। चलो अब बताओ क्या होगा, अब t इक्वल 1 ले रहे हैं, s 0 ले रहे हैं, तो 1 पलटाएंगे तो z का मान 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, t इक्वल 1 रखेंगे तो z का मान 1 आ चुका है, s का मान आपने 0 लिया हुआ है, ठीक है, और t का मान आपने 1 लिया हुआ है। ठीक है, z का मान, अब ये z एस टी है ना भाई, z का मान यहाँ से निकल गया है ना भाई, और एस और टी तो आपने खुद लिया हुआ है, तो अब जेड एस टी और वाई भी 0, वाई बराबर 0 आपने लिया हुआ है, यहाँ रख दो, y को 0 रखो, s को 0 रखो, ये दोनों नष्ट हो गए, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 1 और 2 3 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का 0 आपने रखा हुआ है। इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन और ये तीसरा सॉल्यूशन, ये तीनों सॉल्यूशंस जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस तैयार होंगे, और फिर जो इनके अतिरिक्त बाकी बचे हुए सॉल्यूशंस जो हैं दोस्तों, वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और इस तरह से इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये दूसरे नंबर का केस जो है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस रखता है। ठीक है, ये सब कैसे सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ये सब कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है दोस्तों, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन अपन किसको बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है, उसको बोलते हैं। और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो उसका सॉल्यूशन है ही, दिए हुए सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही है, उसके साथ साथ इन्फिनेटली मेनी अन्य नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, उनमें से ये तीन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इनके अतिरिक्त बाकी जितने हैं वो सब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के बदौलत तैयार होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको ये मिला हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं दूसरा सिस्टम। ठीक है, चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो अवश्य पूछिएगा। ठीक दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आप कहेंगे कि सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, निकाले कैसे हैं वो तो समझ में आ गया, आप क्या किए वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हो सर, वो समझ नहीं आ रहा है सर, है ना दोस्तों, आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा ना दोस्तों। आप सॉल्यूशंस को अगर आप इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है ना भाई, चलिए मैं x1 बनाता हूँ, x1, ठीक है, x1 बनाता हूँ मैं। अब उसको तो मैं मिटा लिया, मैं बुक से देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है, जो मतलब मैं पहला जो एक्स वाई जेड एस टी का जो पहला वाला सेट तैयार किया था सॉल्यूशंस ग्रुप में, ठीक है, वो है आपका -2 1 0 0 0,
उसको आप इस पैटर्न में लिख लो, -2 1 0 0 0। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन को मैं x2 कह देता हूँ, वो तैयार हुआ था अपने पास। क्या तैयार हुआ था? x y z s t की वैल्यू क्या तैयार होती? -4 0 -1 1 0, -4 0 -1 1 0। ठीक है, और तीसरा है आपका 3 0 1 0 1। ठीक, 3 0 1 0 1, कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मैं इन तीनों सॉल्यूशंस को किन्हीं स्केलर के द्वारा, जैसे k1 को मैं गुणा करता हूँ x1 में, k2 को गुणा करता हूँ x2 में, k3 को गुणा करता हूँ मैं x3 में, और इसे को 0 रख दूं। ठीक है, चलो k1 को गुणा करो, बताइए आप क्या होगा, बताओ। ठीक है, तो वो आप पढ़े ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, आपने देखा होगा पिछला वीडियो, सबसे पहला वीडियो। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं कि भैया कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाता है? जब आप उन वेक्टर्स को स्केलर से गुणा करके इज इक्वल टू 0 रखो और सॉल्व करने पर पता चले कि सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इफ लीनियर कॉम्बिनेशन टेकन 0, देन ऑल द स्केलर्स वी गेट 0। यदि लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखा जाए और सॉल्व करने पर पता चले कि सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो आप वही काम यहाँ पे कीजिएगा, आप चेक करके देखिएगा। k1 का गुणा कीजिएगा x1 में, k2 का गुणा कीजिएगा x2 में, k3 का गुणा कीजिएगा x3 में, उसके बाद सबको जोड़ जाड़ दीजिएगा, सबको जोड़िएगा, इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रखिएगा, फिर कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशंस बनेंगे आपके पास इक्वेशंस बनेंगे आपके पास। फिर आप देखिएगा कि जो इक्वेशंस बने हुए हैं हमारे पास, उनमें सॉल्व करके देखिएगा ना, फिर k1 k2 k3 की वैल्यू 0 0 0 0 आएगी आपके पास, एकदम पक्का यकीन। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको यकीन नहीं है ना, चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, k1 को गुणा करना है x1 में, कितना हो जाएगा? -2 k1। साथ ही साथ k2 को गुणा करना है x2 में, कितना हो जाएगा? -4 k2। उसके बाद k3 को गुणा करना है x3 में, कितना हो जाएगा? 3 k3, और जोड़ देना है तो कितना होगा बताओ? -2 k1, फिर क्या हो जाएगा बताओ? -4 k2, क्योंकि 4 को गुणा करना है k2 में, देखो k2 x2 लिखा है ना, फिर k3 x3 लिखा है, मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 3 k3। ये ऐसा, ये अपन ने पहला तैयार कर लिया। चलो अब आप दूसरा तैयार करो, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताओ? दूसरा, फिर k1 इंटू 1 यानी k1, फिर क्या होगा? 0 इंटू k2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 0 इंटू k3 यानी 0। ठीक है, अगला देखो आप क्या मिलेगा, अगला देखो आप 0 इंटू k1 यानी 0, फिर अगला देखो आप -k2। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो ना k3 में, मतलब आप ऐसा सोचो कि k1 में, ये देखो ये k1 लिखा है ना, k1, इसमें पूरा आपको x1 लिखना है ऐसा, प्लस ये k2 लिखा है ना, साथ में कौन लिखना है आपको? x2। ये सब कौन है? ये सब कौन है? जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए थे दोस्तों, x y z s t का मान आया था, एक गुच्छा, फिर दूसरा गुच्छा, फिर तीसरा गुच्छा, उसी को कॉलम कॉलम बना के लिखा हूं मैं, और कुछ नहीं किया हूं। फिर x2 लिखो, फिर x3 लिखो, और बराबर में ही 0 वेक्टर लिखो। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा ऐसा। उसके बाद आप इसको गुणा करो, खट 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 खट, इसको खट खट गुणा करो, फिर पहला वाले जोड़ जाड़ के लिखो, यही आएगा। दूसरा वाले जोड़ जाड़ के लिखो, यही आएगा। ठीक है, तीसरा वाले जोड़ जाड़ के लिखो तो आपके पास ये आएगा k2, मेरे ख्याल से k2 बस बचेगा आपके पास, k2 प्लस k3 बचेगा। ठीक है, तीसरा वाले को, है ना भाई, और चौथा वाला आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर, अगर अपन दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला अपने को k1 बस बच रहा है, और तीसरा वाले में अपने पास दोस्तों यहाँ पे -k2 प्लस k3 मिल रहा है ना, और चौथे वाले में अपने पास ये तो 0 मिल रहा है, ये k2, चौथे वाले में सिर्फ k2 मिल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, इसको गुणा करना है अंदर, और पहला, दूसरा तीसरा, चौथा, और पांचवा जोड़ोगे तो k3 मिलेगा। और तुलना कर लो, आप देख लो, k3 0, k2 0 और यहाँ k1 0 हो गया ना, सारे के सारे
कोएफिशिएंट सारे के सारे जो अपने को स्केलर जीरो मिल रहे हैं केवल इससे सिद्ध होता है कि तीनों सॉल्यूशंस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बाकी सॉल्यूशंस जो है वो इनके बदौलत तैयार की जाएंगे तो वो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब वो बाकी सॉल्यूशन कैसे तैयार होंगे वो भी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, बाकी सॉल्यूशंस कैसे तैयार होंगे वो भी आपको सिखा देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपने जो k1x1 है ना, k2x2 है ना, k3x3 है ना भाई, k2x2 और k3x3 है ना, इनको जीरो के बराबर रखा ताकि ये चेक कर सके कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर अपन जीरो के बराबर नहीं रखते, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो यहाँ पे आप k1 k2 k3 की वैल्यू कुछ भी रखते हुए जो इनका जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे मान लो k1 की वैल्यू में 1, k1 k2 की वैल्यू में 2 या 1, इसको भी 1 ले लिया, k3 को 1 ले लिया, रखोगे यहाँ पे, जोड़ोगे जाड़ोगे, एक नया अपने को सेट प्राप्त होगा, वो एक और सॉल्यूशन हो जाएगा उस सिस्टम का। इस तरह से k1 k2 k3 की मनचाही वैल्यूज जो आपको चुनने चुनो, उसको सॉल्व करो, जोड़ो जाड़ो, जो भी मिलेगा वो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। परंतु वो सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन रहेंगे, क्योंकि वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन के बदौलत तैयार हुए हैं। ठीक है, ये अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस थे। जो तीन गुच्छे अपन ने बनाए, ये गुच्छा ये गुच्छा ये, मतलब ये सेट ये सेट ये सेट, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस थे। इनका सबूत देखने के लिए हमने तीनों का कॉम्बिनेशन करके जीरो के बराबर रखा, तो हमको पता चला कि k1 k2 k3 की वैल्यू जीरो मिल रही है, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ये आपकी तसल्ली के लिए आपको बताया गया कि किस तरह से इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है करके। ठीक है दोस्तों, हालांकि परीक्षा में आपको इतना काम हम नहीं करना है, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने कहा, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना है और सेकंड क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, ठीक, अगर आपको दिख रहा है, मान लो सेकंड क्वेश्चन आप बनाते हैं, ठीक है, एक रैंक पता करेंगे, मान लो आपको एक रैंक 3 मिल गया, ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में बदलिएगा, एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गिनिएगा, मान लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 मिल रही है तो एक रैंक 3 हो जाएगा, इसी को अपन आर बोल रहे हैं, और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई जेड वहां पे 3 है तो एन की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, एक बात की बात कर रहा हूँ कि यदि आपको एक रैंक मान लो 3 मिलता है, क्योंकि हम तो उसको सॉल्व करके देखे नहीं है, एक बात की बात कर रहे हैं कि एक रैंक अगर 3 मिल गया और एन भी 3 है तो सेम सेम हो गए, तो सेम सेम होने की स्थिति में क्या होता है? ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन। इस सिस्टम का एकमात्र हल कौन होगा? सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही इसका एकमात्र हल होगा। ठीक है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0, x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0। तो इस केस में जब r इक्वल n वाला केस होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे ऐसे वाले केस में। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बस इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जितने भी आपके पास उस इक्वेशंस उस सिस्टम में आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबकी वैल्यूज कर देगी 0 0 0। ठीक है, और अगर मान लो ये अलग अलग आते हैं, मान लो इस टाइप का केस दिखता है, कौन सा वाला जो इस सवाल में अपने को दिखा था, r इज लेस देन n वाला, तो इसमें भी फिर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर वो किस तरह से मिलेंगे, वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो हमने अभी देखा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आपको बाकी सवालों को भी बना करके देखना है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो जरूर पूछना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो बिंदास आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।